तो नाजरीन, कश्मीर की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। बडगाम पुलिस ने किया एक ड्रोन जब्त। गैरकानूनी तौर पर ड्रोन को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने किया ड्रोन के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको बता दें बडगाम से, जहां गैरकानूनी तौर पर ड्रोन को ले जाया जा रहा था और पुलिस ने ड्रोन के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर जिला बडगाम से, जहां पुलिस ने बडगाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया जो गैरकानूनी तौर पर ड्रोन लेके जा रहा था और उसी दौरान पुलिस ने उस शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई और ड्रोन को भी जब्त कर लिया गया। तो बड़ी खबर बडगाम से। तो पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद से। आबिद, एक शख्स को ड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया है, आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये दरअसल मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा, मसला 17 नवंबर को पेश आया। श्रीनगर एयरपोर्ट पे एक कंसाइनमेंट आता है और कंसाइनमेंट को लेने के लिए कोई नहीं आता है। कंसाइनमेंट में देखा गया तो ड्रोन था, तो जब उसका कोई लेने वाला नहीं, कोई रिसीव करने वाला नहीं आया, उसके बाद पुलिस ने भी तहकीकात शुरू की और मामले का पता चला। 7 दिन बाद कार्रवाई हुई और एक शख्स जो छानपुरा से है उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उन्होंने ये जो ड्रोन है बेंगलोर से मंगवाया था। उसके बाद ये 17 नवंबर को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा है और श्रीनगर एयरपोर्ट पे ड्रोन जब्त किया गया है, क्योंकि ड्रोन को अगर आप चलाना है इसके लिए वाज़ह तौर पर परमिशन की जरूरत होती है, कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो उसके बाद ही ड्रोन का इस्तेमाल अमल में लाया जा सकता है। जैसे कि आपको भी पता है, ड्रोन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल अगर डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो जब ऑर्डर देता है तब ही ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इस पे पूरी तरह से पाबंदी है। और जब ये मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस सिलसिले में जो शख्स है छानपुरा से, उसकी शिनाख्त बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सैयद अल्फर दानियाल है उसका नाम, उनको गिरफ्तार किया गया है और जो इसमें एफआईआर है वो लॉन्च किया गया है, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि ये जो मामला है, अभी उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो थी, जो कंसाइनमेंट था, उसे उन्होंने सीज किया है, वो भी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है और शख्स को भी आज वहां गिरफ्तार करके लाया गया है। आबिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या कुछ उन्होंने अपने जवाबी बचाव में कोई बयान दिया है अभी तक कि किस मकसद के लिए उन्होंने ड्रोन को वहां से रिसीव किया था? जी सर, बिल्कुल, अभी तक इस पर कोई वाज़ह बयान सामने नहीं आया है कि ड्रोन किस लिए यहाँ लाया गया था। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्तबा लगा जब कंसाइनमेंट एयरपोर्ट पहुंचा, उसके बाद जब रिसीव करने वाला कोई नहीं आया, उसके बाद जो ये शख्स था ये भी इसकी जो है इसे ये मंजूर नहीं कर रहा था कि इसका कंसाइनमेंट है, तो पुलिस ने तहकीकात की। हालांकि अभी तक इसको तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से पता नहीं चल सका है कि ड्रोन किस लिए लाया गया था। तो आने वाले वक्त में शायद पुलिस मजीद बयान दे, क्लियरिटी के साथ आए कि किस वजह से ये ड्रोन जो है इसे ट्रांसपोर्ट किया गया है और क्यों ये शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है तो उसने कंसाइनमेंट लेने से इनकार क्यों किया और वो बिल्कुल आबिद, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ड्रोन किस मकसद के लिए वहां पे लाया गया था और क्या कुछ तफसीलात है वो भी हम आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बडगाम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि एक ड्रोन को जब्त कर लिया गया है और साथ ही में उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिस शख्स के साथ ये ड्रोन पकड़ा गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा टाउन में कई तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पंचायत हलकों में ई गवर्नेंस मुतारिफ कराया जाएगा। ई गवर्नेंस के जरिए कामों में तेजी आएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि इससे करप्शन का खात्मा भी होगा। मरकजी वजीर ने कहा कि कटरा में वंदे भारत ट्रेन का आगाज किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा एक्सप्रेस वे का काम जारी है और इससे कटरा और दिल्ली के बीच फासला कम हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त है एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, बड़ी कॉन्फ्रेंस आज हुई है और नॉर्थ
इंडिया में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हुई। इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना टेक्नोलॉजी को, जिस तरह आपने भी बोला, थ्रस्ट करना है एडमिनिस्ट्रेशन में, ई गवर्नेंस को लाना है, इससे कितना मदद मिलेगी इस कॉन्फ्रेंस से? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके हस्तक्षेप से अनेकों प्रशासनिक सुधार लाए गए हैं इस देश में, और अधिकतर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी का पर्याप्त भरपूर उपयोग करते हुए कई नए सफल प्रयोग हुए हैं। जिस प्रकार से कि सीपी ग्राम्स का जो हमारा ग्रीवेंस सेल है उसका पोर्टल बन गया, उसको सेंट्रलाइज किया गया, और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर भी उसमें इंटेग्रेट हो गया। पेंशन्स को लेकर के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बुजुर्गों को, उस दुविधा को उनसे हटाते हुए पहले तो हमने शुरू किया था कि डिजिटल पत्र बन जाए बायोमेट्रिक के आधार पर, लेकिन चूंकि लाइफ स्पैन अब हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है तो 75-80 वर्ष की उम्र के बाद हाथ की उंगलियों में फर्क आना शुरू हो जाता है, हाथ के निशानों में, उंगलियों के निशानों में। तो हम भारत सरकार में शायद पहला विभाग था हमने जहां के फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मात्र अपने मोबाइल के अंदर चेहरा देखना, कैमरा के मीडियम से आधार से लिंक होकर के केवल और केवल 60 सेकंड के भीतर मुतल्लिका बैंक तक वो जीवन प्रमाण पत्र पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसी टेक्नोलॉजियां। और दूसरा ये भी है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के करने का एक महत्व ये भी है कि हमने 5-6 वर्षों से अपने लिए एक जिम्मेवारी ली थी कि इस तरह की अधिकतर कॉन्फ्रेंसेज दिल्ली राजधानी में हुआ करती थी, उनको वहां से निकाल करके देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाए। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हमने पश्चिम में मुंबई में की, दक्षिण में हैदराबाद में की, पूर्वोत्तर में ईटानगर, पूर्व में भुवनेश्वर, और अब जम्मू कश्मीर कटरा वैष्णो देवी। और इसलिए भी कि बहुत सी आधुनिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ जुड़ी हुई है, और ये वो क्षेत्र है जहां एग्रीटेक स्टार्टअप्स का, लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप का अपार संपत्ति छिपी हुई है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी तो आ गई, टेक्नोलॉजी बदल भी रही है, टेक्नोलॉजी अपना भी रहे हैं, लेकिन माइंडसेट बदलने में देरी लग रही है, जिसमें हमें मीडिया का, समाज के सब वर्गों का सहयोग चाहिए, ताकि सरकारी नौकरी की मानसिकता से निकल करके ये जो नए विकल्प आए हैं जिसमें रोजगार के भी साधन हैं, जो आने वाले भविष्य के 25 वर्षों में जिनका महत्व भी रहने वाला है, उस तरफ लोगों को जागरूकता भी हो। लेकिन सर गाँव में ये चीजें तो अर्बन में बहुत ज्यादा चल रही है। आपने देखिए रूरल एरिया इज अ चैलेंज फॉर यू, हाउ यू? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत अभी हुई है। और सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स बनाया कि जिले का प्रशासन कैसा हो, और जम्मू कश्मीर को भी उसमें जोड़ दिया गया। अब हम एक हमारा दूसरा कार्यक्रम लिया, प्रशासन गांव की ओर। तो जैसा आप कह रहे हैं, धीरे धीरे नीचे तक जा रहे हैं। स्वामित्व प्रोग्राम है हमारा, जिसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी पंचायतों का निशानदही कर दी गई है। उसमें आबादी वाली पंचायतें देश में लगभग 3,75,000 हैं, 2 लाख मुकम्मल हो जाएंगी इस महीने के अंत तक, और उसका हम विमोचन कर देंगे। कोशिश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो, और उससे आपको घर बैठे बैठे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, किसान, उसको किसी पटवारी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको बड़ी सुविधा हो जाएगी, सीधा सीधा उसको अपने जमीन की निशानदेही मिली है। धीरे धीरे ये नीचे तक जाएगा। और इसी प्रकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी एक की कल्पना मोदी जी ने दी थी, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो 41 मापदंड बना लिए गए, इंडिसेस, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, किस मापदंड में कौन सा जिला पिछड़ा है, किस तरह से उसको ऊपर ला करके उस प्रदेश के नंबर 1 जिले के मुकाबले में लाया जाए, फिर देश के नंबर 1। तो एक बड़े वैज्ञानिक ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए हुई। अब उसको भी नीचे लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का, और मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर ने भी उसमें दिलचस्पी ली है। इलेक्टोरल रोल्स कंप्लीट हो गए, कल क्या इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन होंगे? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन बता सकता है, वो तो हमारा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं, हम 24/7 है, कभी भी कोई भी इलेक्शन करा दीजिए, हम तैयार। प्रोसेस तो कंप्लीट आपसे कि प्रोसेस कंप्लीट, जम्मू कश्मीर जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस है ये बहुत मदद देगी आगे, और बहुत ज्यादा मदद लोगों को मिलेगी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। इस जो टेक्नोलॉजी का राइज हुआ है सिस्टम में, और ई गवर्नेंस से जो हालात हैं जमीनी स्तर पर वो भी बहुत बढ़ेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, कटरा, जम्मू। एसआईए ने जिला अनंतनाग में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसआईए ने जमात इस्लामी की 11 जायदादों को जब्त कर लिया है। इस तरह एसआईए की कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आ गई। आपको बता दें कि रवा माह में एसआईए का ये दूसरा ऑपरेशन है।
टेरर फंडिंग मामला को लेकर एसआई ने फिर आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुख्तलिफ मकामात पर रेड्स डाले और बताया जा रहा है कि अनंतनाग जिले के 5 तहसीलों में 11 प्रॉपर्टीज को सीज भी किया गया है। और हम इस वक्त ऐसी एक प्रॉपर्टी के नज़दीक है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको जो है अटैच किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रॉपर्टी जो है जमात इस्लामी की थी और इसमें जो नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बाय द ऑर्डर्स ऑफ डीएम अनंतनाग दिस प्रॉपर्टी ऑफ जमात इस्लामी नोटिफाइड एज अनलॉफुल एसोसिएशन फॉलिंग इन टाउन अनंतनाग अंडर खसरा दिस हैज बीन अटैच्ड बाय द एसआईए और इस पे जो है एफआईआर नंबर्स भी दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो ये एफआईआर नंबर है ये पुलिस स्टेशन बटमालू में जो है अभी रजिस्टर है और वहाँ पर जो है एसआईए इन मामलात की जो है छानबीन कर रही है और जिसके तहत इन प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल के लिए जो है अटैच कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि न सिर्फ ये प्रॉपर्टी बल्कि यहाँ पर एक जो बिल्डिंग है इसको भी अटैच कर दिया गया है। और इसके अलावा सिरी गुफाड़ा की अगर हम बात करेंगे या बिजबिहाड़ा या फिर अनंतनाग ईस्ट यानी कि शांगस इलाके में जो प्रॉपर्टीज़ है उनको फ़िलहाल के लिए अटैच कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये जो बैंड आउटफिट जमात इस्लामी है उनसे मुंसलिक थी और जो मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ एफआईआर्स टेरर फंडिंग मामलात में दर्ज हैं तो उस हवाले से ये तहकीकात के सिलसिले में इन प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल जो है सील कर दिया गया है। और सोर्सेज की अगर माने तो ये रेड्स जो है आइंदा दिनों में कंटिन्यू रहेंगे और मुख्तलिफ जो अजला है वहाँ पर भी ये रेड्स डाले जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज मार्च किया। एहतजाजी मार्च कनाल रोड से शुरू होकर प्रेस क्लब जम्मू पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुजाहिरीन ने नंगे पांव मार्च किया। पीएम पैकेज के मुलाजमीन वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने तक जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर को मुंतकिल करने और मुंसलिक करने का मुतालबा कर रहे हैं। पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित माइग्रेंट मुलाजमीन जो हैं वो कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। उनकी लगातार ये डिमांड है कि कश्मीर वादी में जब तक हालात ठीक नहीं होते उन्हें वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन किए, आज एक बार फिर सड़कों पे आए हैं। और आज ख़ास बात इसमें जो है वो ये है कि ये कश्मीरी पंडित जितने भी लोग यह एहतजाजी हैं ये नंगे पाँव सड़कों पे आए हैं। इनसे बात करेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो तरीका इन्होंने आज अपनाया है कि नंगे पैर वो सड़कों पे आए हैं उसका क्या मतलब है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आप नंगे पाँव क्यों आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये पिछले 199 दिनों से जो हमारे साथ पीड़ा और दर्द इस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं तो उनके जो कान और आंखें हैं मुझे लगता है वो बंद है। आज अगर वो देख रहे होंगे कि ये जो एम्प्लॉय की जो पीड़ा और दर्द है, आज हम नंगे पाँव इसलिए आए हैं कि ताकि उनको कहीं ना कहीं एक सहानुभूति उनके दिलों में भी जग जाए कि ये कश्मीरी पंडित आखिर मांग क्या रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर वैली में, आप क्यों नहीं जाना चाहते? क्या सर, हमने ऑलरेडी 15 साल कश्मीर में जॉब कर चुके हैं और हम 15 साल जो हमने एक एक्सपेरिमेंट के तहत कश्मीर गए वहाँ पे हम सिविल सोसाइटी के साथ रहे। लेकिन जो ये टारगेट किलिंग्स के बाद जो ये 2019 में अगस्त की टारगेट किलिंग के बाद हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़, चाहे वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हो, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हो या डोगरा एम्प्लॉयज़ हो, वो काफ़ी खौफ में, उनके पास कोई रहने की सिक्योर अकोमोडेशन नहीं है। वो इस नॉन सिक्योर एटमॉस्फेयर में और नॉन रेजिडेंशियल प्लेसेस में नहीं रहना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमें टेम्परेरी बेस पर रिलोकेट किया जाए और एक कम्प्रहेंसिव रोड मैप बनाया जाए सारे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का। उसके बाद मैंने खुद मेमोरेंडम दिया है एलजी साहब को। जाहिर है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं उनका कहना है कि खौफ का माहौल है, डर का माहौल है और वो तब तक नहीं जा सकते जब तक कि वहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम ना हो। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर और बीरवा के ब्लॉक सदर मुश्ताक अहमद मीर ने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट में शमूलियत इख्तियार कर ली और उनके साथ पंचायत के कुछ मेंबरान ने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनका श्रीनगर के दफ्तर में पार्टी सदर यासीन हकीम ने खैर मकदम किया। इस मौके पर यासीन हकीम ने जम्मू कश्मीर की नए वोटर लिस्ट के बारे में भी बातचीत की। पीडीपी के वर्करान थे और उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट और कुछ सरपंच साहिबान मेंबरान पंचायत के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर आज इलाकाई मफाद को मद्देनज़र रखते हुए पीडीएफ में शमूलियत की। ये मुश्ताक अहमद साहब है, मुश्ताक अहमद मीर साहब यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे पीडीपी के। आज उन्होंने
अपने साथी समेत, जिनमें सरपंच साहबान भी है, मेंबर पंचायत भी है और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी है, नौजवान भी है, बुज़ुर्ग भी है, बाज़ाब्ता तो सारे यूनिट ने ही आज पीडीएफ में ज्वाइन किया। JKEDI पामपुर में आज यौम आइन मनाया गया। डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट की सदारत में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में अमले को हल्फ दिलाया गया, उन्हें कानून की पासदारी करने और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। साल की तरह हमने इस साल भी अपने इस JKEDI में ये दिन मनाया, आइन का दिन जो हमारे मुल्क का है। तो आइन एक नस्बुलन होता है, एक सिस्टम होता है, एक ऐसा लाही अमल होता है जो अब हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है, उसका एक डिसिप्लिन मैनर होता है। तो उसका हमने आज ओहद लिया, जो हमारा फैकल्टी है पूरा, उसके साथ हमने ये ओहद लिया कि हम अपने यूथ के लिए काम करेंगे, उसके गाइडेंस के लिए, उसकी काउंसलिंग के लिए, उसकी मेंटरिंग के लिए, और अपने जो दूसरे मुतफरिका मसाइल है वो तो अलग अपनी जगह है, लेकिन वी जॉइंटली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूटी एंड ऑफ द नेशन। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेज ने यौम दस्तूर मनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ जबानों की यूटी से ताल्लुक रखने वाले अदीबों ने मुकाले पेश किए, जिनमें प्रोफेसर राजकुमार, डोली टक्कू, गुलाम सरूर चौहान और प्रीतम लाल परिहार शामिल थे। सेक्रेटरी भरत सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जमहूरियत की मां है और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत के इन बुनियादी उसूलों को पूरी दुनिया में आम करने की कोशिश करे। वो दिन है जिस दिन हमारे देश ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इस दिन को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए थे, और हमारा मकसद यही है कि हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसको स्प्रेड करें, उसको ऑब्ज़र्व करें और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, उसको समझें कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये हमारा वे ऑफ लाइफ, हम कैसे आज़ादी से अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। हर बिलीफ के लोग, हर लैंग्वेज के लोग, हर कल्चर के लोग किस तरीके से मिलजुल कर एक कंपोजिट कल्चर में रहते हैं, वो अगर पॉसिबल है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस की जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल इसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डेंस से चलती हैं, और इसीलिए ये सक्सेसफुल है। हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, एक बड़ी फंक्शनल डेमोक्रेसी है। जो डिसीजंस हैं वो लोगों पे छोड़ दिए हैं कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही डिसाइड करें कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या वो चाहते हैं वही हो, ना कि उन पे डिसीजन थोपे जाएं। उनकी मर्ज़ी के काम हो, उनकी मर्ज़ी से की प्लानिंग हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में जो चीज़ है वो पहले हो, तो उसका फैसला भी वही लोग करते हैं। तो मतलब इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि हर चीज़ जो है वो एज़ पर द एस्पायरेशंस ऑफ द सोसाइटी। मुल्क भर की तरह जिला पुंछ की तहसील मंडी में भी भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सेकेंडरी स्कूल सोजवा में यौम आइन मनाया गया। नेहरू युवा केंद्र के ताउन से प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चों को आइन की निफाज के साथ साथ आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने हुब्ल वतनी के नगमे भी पेश किए। प्रोग्राम की सदारत स्कूल की प्रिंसिपल ने की। जिनका पॉलिटिकल साइंस का उनको तो पता चल जाता था, पढ़ते थे वो। हम जिन्होंने का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं था उनको नहीं पता था कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, या प्रेमल क्या चीज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, वो क्या है, वो भी नहीं उनको पता था। तो इस प्रोग्राम के जरिए हमें सब कुछ पता चला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट क्या है। कि हमारे युवाओं में, नौजवानों में ये जानकारी दी जाए कि भारत का संविधान क्या है, किन लोगों ने इसे बनाया है, इसमें हमें क्या हक दिए गए हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, और किस तरह हम अपने संविधान का एहतराम करके इसके बताए हुए तरीकों पे चल के अपने देश को उन्नति के रास्ते पे आगे ले जा सकते हैं। इसमें मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया के साथ नेहरू युवा केंद्र पुंछ का भी सहयोग रहा इस कार्यक्रम के आयोजन। 14 साल पहले आज ही के दिन मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को जम्मू के स्कूली बच्चों ने खराज अकीदत पेश किया। बच्चों ने खराज अकीदत पेश करते हुए पैगाम दिया कि आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ रहा है और मुंबई दहशतगर्दाना हमले में अपने रिश्तेदारों को खोने वाले खानदानों के साथ है।
26 नवंबर सन 2008 जिस दिन पाकिस्तान के नापाक आतंकियों द्वारा फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर हमला किया गया और 150 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी उसमें, और उन सभी शहीदों को, उन सभी विक्टिम्स को आज स्कूली बच्चे जम्मू के यहाँ पर याद कर रहे हैं। लेट्स वी नेवर फॉरगेट 26/11, और जो एक बड़ा आतंकी हमला जो आतंकियों ने किया था उसको यहाँ पर याद किया जा रहा है, उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिसकी वजह से जो एक बड़ी एक हमला करने की जो साजिश की गई उसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने टाल दिया। उन सभी शहीदों को याद कर ये जो स्कूली बच्चे हैं वो आज ट्रिब्यूट जो है वो पेश कर रहे हैं। और ज़रूरी चीज़ ये कि एक मैसेज, एक संदेश जो है वो यहाँ से दे रहे हैं कि वी ऑल आर यूनाइटेड, यानी कि हम सभी जो हैं वो यूनाइटेड हैं इस टेररिज्म के खिलाफ, इस आतंकी साजिशों के खिलाफ। कुछ स्कूली बच्चे यहाँ पर जो लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप, आज जो आप सभी लोग यहाँ पर शहीदों को याद कर रहे हैं? आज हमने 26/11 वाला दिन जो एक काफ़ी हमारे लिए हॉरिफिक डे था, उसके ऊपर आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन सोल्जर्स और उन जो पीपल्स के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ इस अटैक के दौरान खो दी। एक काफ़ी, एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी एक बुरा दिन था हमारी कंट्री के लिए, बट इससे हमें और कुछ सीखने को ये चीज़ें मिलती हैं कि हम अगर आगे आने वाले अटैक्स होते रहेंगे, बट अब हमें क्या करना है कि अब हमारी कंट्री को एक यूनाइट होकर रहना है। अब मेरा तेरा में नहीं रहना, अब हमें हम होकर रहना है। तो अगर हम होकर रहेंगे तभी हम आने वाले अटैक्स को इजीली फेस कर पाएंगे और आसानी से अपनी आर्मी के साथ हेल्प करके उन्हें कम कर पाएंगे। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जिन्होंने इन अटैक में हमारे देश को एकजुट करके रखा, यूनाइटेड करके रखा। आई वुड लाइक टू गिव माई हार्टफुल ट्रिब्यूट टू ईच एंड एवरीबॉडी। हमें एक सीख मिली है कि हमें साथ रहना है, अटूट रहना है, एक ऐसा बंधन बनाना है ताकि कोई भी बाहर का कोई लोग हमें आके हमें अपने लक्ष्य से अलग ना कर पाए। हम सबको इतना यूनाइटेड रहना है। थैंक यू। बेटा क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को हमारे मुंबई शहर में जो आतंकी हमला हुआ था, जो पाकिस्तानी साजिश के तहत हुआ था, उसके लिए हम अभी अपने वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम एकजुट होकर सारी आतंकी साजिशों को नाकाम करें। एक मैसेज भी यहाँ से इन बच्चों के जरिए मिल रहा है कि आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लीजिए यहाँ पर घाव देने की, पर हम जो पूरा देश है वो सभी लोगों के साथ खड़ा है, एकजुट होकर सोल्जर्स के साथ और सभी विक्टिम्स के साथ खड़ा है। और कोई भी जो अपना पाक हरकत करने की कोशिश आतंकी करेंगे उसे पूरी तरह से हम एकजुट होकर विफल करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। 4 साल के बाद बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू ने दोबारा खेलों की सरगर्मियों को जिंदा किया और जम्मू में वकला के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। आज एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें खुद को फिट रखने के लिए खेलों की सरगर्मियों को बढ़ाने की तरकीब दी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू बार एसोसिएशन के सदर ने कहा कि गर्चे गुज़श्ता 4 सालों से खेलों की सरगर्मियां रुकी हुई थी, लेकिन फिर से इसे हमारी बार में ये ट्रेडिशन बहुत से सालों से पुरानी चलती आ रही है। बीच में कोविड की वजह से 4 साल से जो मुझे पता चला कि ये इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं हो पाए। जब मैं इलेक्ट हुआ तो इलेक्शन के बाद हमारी टीम को भी ये फील हुआ, बीच में कोविड की वजह से आपको देखा होगा ऑनलाइन हमारा काम हो गया था। हम घर से डिसाइड किया जी हमने इस बार स्पोर्ट्स जो मीट है ये करवानी ही। हुकूमत ने रवासा जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर इंडोर स्टेडियम का कयाम अमल में लाया, लेकिन इसके बावजूद स्टेडियम में खेल सरगर्मियां मुतासिर है। पहले कुछ दिन यहां खेल की सरगर्मियां मुनक्किद हुई, ताहम अमले की कमी और कोच नहीं होने से नौजवान खिलाड़ियों को मायूस होना पड़ा। स्पोर्ट्स काउंसिल के ओहदेदारों का कहना है कि हाल ही में विशु मार्शल आर्ट का कोच राजपुरा में तैनात किया गया है। राजपुरा के नौजवानों ने हुकूमत से इंडोर स्टेडियम में कोच और दीगर अमले की तैनाती करने की अपील की है।
में ऐसा सिलसिला रहा, यहाँ पे गेम्स हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आने लगे जो लोकल राजपुरा और एडजेसेंट विलेज से, वो भी आ गए। अराउंड यहाँ पे 50 to 60 स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे रेगुलर कोचिंग लेते थे, थंग ता की, बैडमिंटन की और दूसरे जो गेम्स हो रहे थे यहाँ पे। लेकिन फिर अचानक यहाँ का कोच ही भाग गया, न यहाँ पे कोचिंग स्टाफ है, न यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ है, न यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ है। हम 20-30 लड़के आते थे, फिर वैसे याकूब मरन का जो मिक्सड मार्शल आर्ट सिखाते थे हमें स्टूडेंट कम भी थे, लेकिन हमें यहाँ पे कोच अवेलेबल नहीं है जो गवर्नमेंट तरफ से आता है। हमें हम कोच की ज़रूरत है, चाहे बॉक्सिंग कोच हो चाहे कुछ भी कोच, लेकिन हमें चाहिए। हम लोगों ने अब आधों ने घर पे काम करना स्टार्ट किया, आधे क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन बहुत सारे मतलब स्ट्रगल करने पड़े। हमें यहाँ पे कोच की फैसिलिटी नहीं है, इंडोर भी आए यहाँ पे सब कुछ, लेकिन कोच हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जनूबी कश्मीर के फरसबल पामपोर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी जाहिद शफी दिल्ली के फुटबॉल क्लब में बेस्ट इंटरनेशनल कोच सिलेक्ट हुए हैं। जाहिद अब दिल्ली में इंडोर अंडर 18 खिलाड़ियों को फुटबॉल की कोचिंग दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जाहिद पहले इत्तेहाद फुटबॉल क्लब पामपोर से वाबस्ता थे। वो एक गेम के दौरान जख्मी हो गए। इसके बाद वो छोटे खिलाड़ियों को फुटबॉल कोचिंग देना शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया कि कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है सुदेवा फुटबॉल एकेडमी में एज ए हेड कोच ऑफ अंडर 18। तो इससे पहले मैं रियल कश्मीर में काम कर रहा था, अंडर 18 हेड कोच और रिजर्व के भी हेड कोच। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे पुलवामा में हमारी एकेडमी चल रही है, इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी नाम से। हम काम करें पिछले 8 साल से यहाँ पे। सो हमारा जर्नी एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर, तो मैंने अपनी जर्नी 2010 से स्टार्ट की है अंडर द बैनर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी ट्रस्ट, जो हमारा कोच आया था मार्कोस फ्रॉम ब्राज़ील। तो मैंने अपनी प्लेइंग करियर का स्टार्ट किया था 2010 में। सो ड्यू टू सम माई इंजरीज़ तो मैंने अपना प्लेइंग करियर कन्वर्ट करना पड़ा मुझे एज ए कोचिंग करियर में। 2014 में मैंने अपना D लाइसेंस कंप्लीट किया है। देन 2018 आई कंप्लीट माई C लाइसेंस। नाउ प्रेजेंटली आई एम गोइंग फॉर B लाइसेंस। सो दिस वाज माई जर्नी करंटली एंड आई प्लेड इन Norway as well, 5-a-side there. I represented India as a captain in Norway, Oslo. तो मैंने यहाँ पे A डिवीजन। तो नाजरीन, कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।